हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे जिगर के टुकड़ों, आप सभी का GSJ 2.0 यूट्यूब चैनल में दिल खोलकर स्वागत है। ऐ मेरे दोस्तों जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, ये दोस्तों जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है वह कभी चर्चित नहीं होता। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आप लोगों के बीच इतिहास जी दोस्तों भारतीय इतिहास का मैं एक सीरीज लेकर आया हूं जिसमें 9 मिनट शो, इस सीरीज का नाम है 9 मिनट शो, यानी कि मैं 9 मिनट के अंदर में ही इस इतिहास का एक एक टॉपिक को बहुत ही बारीकी से और कम समय में आप लोगों के लिए डिस्कस करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह शो आपको बहुत पसंद आएंगे। और इस जो सीरीज चलेंगे इसमें 9 मिनट्स के अंदर ही सारे कंसेप्ट को पढ़ाए जाएंगे और उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सके या अगर सब्जेक्टिव भी बनने वाले जो क्वेश्चन होंगे उसको आपको बहुत ही आसानी से और ईजी वे में समझ में आएंगी। चलिए मेरे दोस्तों, मैं बता दूं आज का जो मेरा यह पहला टॉपिक है दोस्तों, भारतीय इतिहास का यह पहला टॉपिक है जिसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी जो प्राचीन भारत है उसके इतिहास के कौन कौन से स्रोत है उस पर हम अभी डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, भारत के इतिहास, ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत के इतिहास को अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा गया है। 1 मिनट दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अगर कंटिन्यू वीडियो देखना चाहते हैं और आप एक अच्छी तैयारी करने चाहते हैं तो आप 1 मिनट में इस यहाँ से बोर्ड पर से हट रहा हूँ और आप या तो प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाइए और नहीं तो आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों देखिए, चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर से जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे और आप प्रॉपर ढंग से एक नोट्स बनाइए और धीरे धीरे इस 9 मिनट शो के अंदर आपको एक पूरे इतिहास का कंप्लीट नोटबुक बन जाएंगे और आपकी तैयारी जो है आप लोग देखते जाइए धीरे धीरे। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है प्राचीन भारत। जी दोस्तों, एंशिएंट इंडिया, जिसका देखिए ये एंशिएंट इंडिया, मध्यकालीन भारत यानी मिडाइवल इंडिया और आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया, तो आपको हर बुक में मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं, यानी जो एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का काल कब से कब तक माना जाता है, मध्यकालीन भारत का काल कब से कब तक है और आधुनिक भारत का काल कब से कब तक है, यहीं से क्वेश्चंस आते हैं जिसको मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। यानी अगर प्राचीन भारत की अगर समय की बात की जाए दोस्तों, तो ईसा पूर्व से लेकर 707 ईस्वी तक या 1206 ईस्वी तक, यानी इसको जो है अपवाद के तौर पे देखा जाता है दोस्तों। या तो 707 अगर ऑप्शन में आएंगे तो ईसा पूर्व से 707 हमें टिक लगाना है। अगर 707 के जगह पर 1206 ईस्वी दिया हुआ रहेगा तो हम लोग ईसा पूर्व से लेकर 1206 ईस्वी तक के काल को प्राचीन भारत के अंतर्गत पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं मध्यकालीन भारत की, जी हाँ दोस्तों, अगर मध्यकालीन भारत की अगर समय की बात की जाए तो यह 1206 ईस्वी से लेके और 1707 ईस्वी, जी दोस्तों 1206 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक के मध्यकालीन भारत। अगर मैं आधुनिक भारत की बात करूं यानी मॉडर्न इंडिया की बात की जाए तो इसका जो समय है वह, यानी समय कहने का मतलब काल जो है 1707 से लेके 1947 या अभी तक है। यानी मॉडर्न इंडिया में यानी आधुनिक भारत में 1707 ईस्वी से लेके और अभी तक के जो भी समय है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो आधुनिक भारत के अंतर्गत आएंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक कॉमन शब्द आया है, यहाँ पे ईसा पूर्व लिखा हुआ है। चलिए मैं इस पर डिस्कस कर देता हूँ। अगर आप इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो आपको छोटे छोटे बिंदुओं को आपको बारीकी से और बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको समझना होगा। अभी तक आप लोग इतिहास को रटते आए हैं, लेकिन दोस्तों देखिए मेरे साथ आप लोग इसको थोड़ा सा समय दे के देखिए और आपकी तैयारी आप खुद ब खुद 1-2-4 वीडियोस देखने के बाद कहेंगे कि जो हम पूर्व में पढ़े थे उससे कुछ न कुछ हमारे अंदर जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है ई लिख के सुनना दिया हुआ है और प में बड़ी ऊ की मात्रा देकर सुनना दिया हुआ है। इसका मतलब है BC, अर्थात ये जो ई लिख के सुनना, पू लिख के, प में बड़ी ऊ की मात्रा लिख के सुनना दिया हुआ है, इसका मतलब होता है दोस्तों ईसा पूर्व, जिसको कहीं कहीं BC भी बुक्स में लिखे होते हैं। अर्थात इसका मतलब है जो ईसा मसीह, जी दोस्तों ईसा मसीह के जन्म के पूर्व या पहले का समय। अगर बड़ी ई लिख के सुनना दिया हुआ है और प में बड़ी ऊ की मात्रा देकर सुनना दिया हुआ है, इसका मतलब ईसा पूर्व है। कहने का मतलब दोस्तों ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर बड़ी ई लिख के सुनना दिया हुआ है यानी AD, इसका मतलब है अर्थात दोस्तों ईसा मसीह के जन्म के आरंभ से हुआ है। दोस्तों कहने का मतलब अगर ईस्वी की बात करें तो ईसा मसीह के जन्म के दिन, जिस दिन से उनका जन्म हुआ है
उस दिन से ईस्वी की शुरुआत हुई है। अगर ईसा पूर्व की बात करें तो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की बात है। चलिए दोस्तों, मैं अपने टॉपिक्स पे बिंदु पे आता हूँ। चलिए विद्वान साथियों मेरे ध्यान दीजिएगा, यानी प्राचीन भारत। जी दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी जो है हमें मुख्यतः निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त होते हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल में जरूर से जरूर देखे होंगे, यह थंबनेल ही दिया हुआ है। जो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी कौन कौन से स्रोतों से मिलता है उसी पर डिस्कस करना है। तो यहाँ पे जो निम्न स्रोत है उसमें से हमारा पहला स्रोत दोस्तों पढ़ना है, फर्स्ट हमें पढ़ना है धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथों से मिली महत्वपूर्ण जानकारी। यानी जो प्राचीन भारत है उसकी जो जानकारी हमें मिलती है वह धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐसा नहीं कि केवल धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से ही प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। यह एक पहला टॉपिक है, इसके बाद भी टॉपिक्स आएंगे, इसके बाद भी आएंगे, लेकिन हमें जो डिस्कस करना है दोस्तों वह धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ पे हमें फोकस करना है। चलिए दोस्तों, धर्म ग्रंथ अथवा धार्मिक साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। अभी हम धर्म ग्रंथ पर डिस्कस करेंगे, यानी जो धर्म ग्रंथ है या धार्मिक साहित्य है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक है दोस्तों ब्राह्मण साहित्य, प्रथम जो है वह ब्राह्मण साहित्य है और जो दूसरा है ब्राह्मणोत्तर साहित्य है। चलिए दोस्तों, यानी जो धर्म ग्रंथ को दो भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणोत्तर साहित्य। चलिए मैं अब यहाँ पर डिस्कस करता हूँ ब्राह्मण साहित्य की। दोस्तों इसके अंतर्गत यानी ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आने वाले प्रमुख जो है ग्रंथ है कौन कौन से हैं, यानी ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन आया है जो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आने वाले इनमें से कौन कौन से ग्रंथ है जिसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। दोस्तों वेद है ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत, वेदांग भी ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं, उपनिषद भी ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ भी ब्राह्मण साहित्य में, आरण्यक भी ब्राह्मण साहित्य में, पुराण भी ब्राह्मण साहित्य में, स्मृति ग्रंथ भी ब्राह्मण साहित्य में, रामायण और महाभारत। दोस्तों इस सारे ग्रंथ को वेद हो गए, वेदांग हो गए, उपनिषद हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, आरण्यक हो गए, स्मृति ग्रंथ, रामायण, महाभारत, यानी ये सारे ग्रंथ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और डिटेल में करेंगे, लेकिन अगले वीडियोज में करेंगे। हम लोग यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, हमारा जो है ये ब्राह्मण साहित्य के बाद दूसरा है ब्राह्मणोत्तर साहित्य। दोस्तों ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंतर्गत दो ग्रंथों की रचना हुई है। इसके अंतर्गत बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य आते हैं। यानी ब्राह्मणोत्तर साहित्य में जो है बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य आते हैं। चलिए दोस्तों, अगर मैं वेद की बात करूं, अभी हम लोग पढ़े हैं ब्राह्मण साहित्य, इसमें हमारा वेद की अगर बात की जाए दोस्तों तो भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। यानी जो भारत जो देश है इसका सबसे प्राचीन अगर धर्म ग्रंथ की बात की जाए तो वह वेद है। चलिए दोस्तों, अगर मैं वेद की बात करूं तो वेदों के संकलन करता, जी हाँ दोस्तों, वेदों के संकलन करता यानी जो इसकी रचना की हैं उनका नाम क्या है दोस्तों? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। यानी जिन्होंने वेद का रचना किया उनका नाम महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। और मैं बता दूं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट्स है यानी सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ, यानी कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ की अगर बात करें तो वह ऋग्वेद है, और जबकि सबसे बाद का जो धर्म ग्रंथ है वह अथर्ववेद है। यानी भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ की बात की जाए तो ऋग्वेद है, और सबसे बाद का अगर धर्म ग्रंथ की बात की जाए तो अथर्ववेद है। अगर मैं बात करूं वेदों की संख्या की तो दोस्तों वेदों की संख्या 4 होती है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, यानी जो कुल वेदों की संख्या है वह 4 है। और दोस्तों मैं एक बार फिर से इस पूरे टॉपिक्स को रिकॉल कर देता हूँ। यानी भारतीय इतिहास की जानकारी हमें मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। एक में प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। ये तो आप लोग जानते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों वह यानी कि क्वेश्चंस हमारे आते हैं जब प्राचीन भारत का समय कब से कब तक माना जाता है तो ईसा पूर्व से लेके और 707 ईस्वी या 1206 ईस्वी के काल को हम लोग प्राचीन भारत के अंतर्गत पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं आधुनिक भारत की तो दोस्तों 1206 ईस्वी से लेके और 1707 ईस्वी के काल को आधुनिक भारत के अंतर्गत पढ़ेंगे। अगर मध्यकालीन भारत के अंतर्गत पढ़ेंगे, माफ कीजिएगा। अगर मैं आधुनिक भारत की बात करूं तो 1707 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी या अभी तक के समय को हम लोग जो है आधुनिक भारत के अंतर्गत पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं दोस्तों, यानी कि यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वह भारत के जो प्राचीन भारत की जानकारी है मुख्यतः हमें विभिन्न प्रकार के स्रोतों से मिलते हैं, जिसमें हमारा आज का पहला टॉपिक था धर्म ग्रंथ या ऐतिहासिक ग्रंथ। अगर धर्म ग्रंथ की बात की जाए तो धर्म ग्रंथ को दो भागों में बांटा गया है, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणोत्तर साहित्य। अगर ब्राह्मण साहित्य की बात की जाए दोस्तों तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेद आए, उपनिषद आए, आरण्यक आए, पुराण आए, रामायण आए, महाभारत आए।
अगर ब्राह्मणोत्तर साहित्य की बात की जाए तो इसमें दो ग्रंथ है, एक बौद्ध साहित्य है और एक जैन साहित्य है। अब मैंने नीचे के टॉपिक में दोस्तों देखूं तो नीचे जो हमारा टॉपिक है वह वेद है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यानी वेद जो है, यानी भारत में जो वेदों की संख्या है वह 4 है, जिसमें से फर्स्ट हम लोगों को पढ़ना है ऋग्वेद और सबसे बाद वाला है अथर्ववेद। यानी सबसे प्राचीन अगर वेद की बात की जाए तो वह ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद है। यानी वेदों के जो है दोस्तों, अगर वेदों की रचना किसने किया तो वेदों के संकलन करता जो है वह महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी है। तो दोस्तों मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, यानी हम लोग जो नेक्स्ट जो क्लासेस पढ़ेंगे उसमें हम लोग ऋग्वेद के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमारा जो नेक्स्ट वीडियोज आएंगे वह ऋग्वेद के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से मैंने आप लोगों को पूरे टॉपिक्स को कवर कराने की एक बार कोशिश किया और फिर से मैंने जल्दी में तेजी में आप लोगों को रिवीजन भी कराया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियोज आपको जरूर से जरूर पसंद आएंगे। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करें, लेकिन आप कम से कम इस तरह के जो भी कंटेंट आते हैं, आप प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े हुए हैं तो इसका जरूर से जरूर लाभ ले और इसका एक प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाएं, ताकि जब आपके एग्जाम के टाइम आएंगे तो आपको रिवीजन करने में सहूलियत होगी। चलिए दोस्तों, तो तब तक के लिए थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।